उम्मीद करता हूँ दोस्तों, पूरी मेहनत के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीकेंड पे जो द पंडित्स और ऑली बोर्ड के जो लाइव मॉक्स थे, उसमें बेस्ट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, किस तरह हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, उनकी बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 39,500 में 500 कुर्सियां बेचता है और उसे 21% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 23,750 में कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए? नंबर का ऑब्जर्वेशन देखिए। मैंने जैसे ही 2375 देखा, 2375, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर मैं इसको 23.75 इंटू 100 लिख दूं तो ये 2375 हो गया। 23,750 से तो एक जीरो और हो गई भाई। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो 23.75 है, 23.75, इसको मैं 23 सही 3/4 लिख सकता हूँ इंटू 100। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फायदा हुआ है। तो 23 चौका 92 और 3 95, 95/4 इंटू 100। बस 95 देखते ही मैं समझ गया इसमें दो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं मेरे भाई, 5 और 19। ऑप्शन मैंने देखा, टिक लगा दिया, ऑप्शन है 19 इज द करेक्ट आंसर। मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि कहीं ये अगर ये 19 का मल्टीपल है तो क्या पता ये भी कहीं से कट जाए। तो मेरी भाई, जब ये 39,500 है तो 38,000 में 19 का भाग जाता है, 1,500 में नहीं जाता, तो 39,500 तो कटेगा ही नहीं। इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस डेटा में ये जो 19 है ये कभी नहीं कटेगा, तो 19 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा, ओनली ऑप्शन है। ठीक है, मेथड भी इसका जान लेते हैं। दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। अगर 39,500 रुपए में मैं 50 कुर्सियां बेचता हूँ तो एक कुर्सी का एसपी हो गया भाई 39,500/50। 21% का लॉस मुझे होता है तो 79% की ये वैल्यू है। ठीक है, किसका? 79% सीपी का। तो एक आइटम का सीपी हो गया इतना। अगर मैं 23,750 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचूं, मैंने मान ली एन कुर्सियां बेचूंगा, प्रॉफिट मुझे चाहिए 25% का, तो 125। ये भी एक आइटम का सीपी हुआ। 79% से परसेंट कैंसिल हो गया, 79 इंटू 50 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो एन यहाँ से आ गया भाई 2375/125। इसको मैं लिखूंगा 2375 को, अगर ये 2500 होता तो 20 होता, 125 और कम है तो एक कम है, तो 20 माइनस 1 19, तो 19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। अगर आप इसको बिना पेन उठाए एग्जाम में कैसे कर सकते थे, अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, 2375 मतलब 95/4 मतलब 19 प्राइम नंबर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड साइन एक्स बराबर 3 इक्वल 3/5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 10x इंटू 10y। जब इसने बोल ही दिया है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई अगर 90 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो इस स्थिति में 10x इंटू 10y कितना होता है? एक। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 135 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में लिया गया समय कितना? काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ए और बी 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब ए और बी मिलकर कितने में भर सकते हैं भाई? ये आप निकाल सकते हैं, 72 एलसीएम आ गया, 3 और 4 तो 72/7 घंटे में ये मिलकर भर देंगे ए और बी। रिसाव की वजह से 9/4 आवर अधिक लग रहा है। रिसाव की वजह से 9/4 टाइम अधिक लग रहा है। क्यों 9/4 कैसा है? 135 मिनट अधिक लग रहा है ना भाई, तो 135 मिनट का मतलब 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 9/4 घंटे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले 72/7 टाइम लग रहा था, अब 9/4 लग रहा है ज्यादा। अब 9/4 ज्यादा लग रहा है, तो मैं इनका रेशो ले लेता हूँ, तो 9 8 72, तो ये 8 चौका 32 और 7। इसका मतलब पता है क्या आ गया भाई? इसका मतलब ये आया कि दोनों अगर नल चलते हैं, जब दोनों नल भरने वाले जब चलेंगे तो 32 यूनिट टाइम लेंगे, और जब खाली वाला भी उनके साथ चल रहा है तो वो तीनों खाली करने में 7 ज्यादा लेंगे, मतलब 39 टाइम लेंगे। इसका मतलब टाइम का जो रेशो है वो 32/39 हो गया भाई, दोनों नलों का, और जब टंकी में छेद है तब तीनों का। तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा, 39/32, क्योंकि वर्क तो सेम है, टंकी की क्षमता तो सेम है। ये जो 39 है इन दोनों की एफिशिएंसी है, और ये जो 32 है ना भाई, वो किसकी एफिशिएंसी है? इन तीनों की। इसका मतलब जो इन दोनों पाइपों की जो एफिशिएंसी थी, ए प्लस बी मान लिया मैंने वो, और ये जो खाली करने वाला है सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 7, तो इनकी कितनी है? 39। ठीक है, मतलब ये 7 यूनिट खाली करता है। अच्छा, ए और बी मिलकर उस काम को कितने टाइम में कर पा रहे थे? 72/7 में। भाई 72/7 टाइम लग रहा था, तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 39 इंटू 72/7। रिसाव 1 घंटे में 7 यूनिट खाली करता है, तो इतनी यूनिट खाली करने में कितना घंटा देगा? तो 0.7 और आ गया मेरे भाई। तो ये आ गया 39 इंटू 72 और 7, 7 49। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 9 दूनी 18। पहला ऑप्शन चेक करूंगा तो 9 7 63 और 7 70, जीरो बन रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 छिक्की 54 और 7 61, ये भी नहीं होगा। 9 7 63 और 5 68, ये हो सकता है। 9 7 63 और 74, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, उस मेथड की हम बात करते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये ए 18 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे में भरता है, दोनों मिलके कितने में भरेंगे? 72/7 में भरेंगे भाई, 72/7 में। मैंने जैसे ही यहाँ पे 72/7 और ये 9/4 टाइम ज्यादा लग रहा था इनका, जैसे ही मैंने रेशो लिया मैं समझ गया 32/7। ये जो 32/7 है ना भाई, ये टाइम लग रहा है 32 यूनिट, अगर ए और बी को तो 7 यूनिट ज्यादा लगेंगे तीनों को, तो उनके टाइम का रेशो 32:39 है, दोनों का और तीनों का। तो एफिशिएंसी का रेशो 39/32 है। इसका मतलब 39 दोनों मिलके भरते हैं और वो 7 यूनिट खाली करता है। इसका मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है ए और बी की और खाली करने वाले की, उस एफिशिएंसी का रेशो 39/7 है भाई, 39/7। अच्छा, ये मैंने इसलिए निकाल के बता दिया है आपको, ताकि आपको ये डाउट ना होगी ये चीज कटेगी नहीं कटेगी, ठीक है। 72/7 घंटे लेते हैं दोनों भरने में, अगर वो दोनों साथ में चलते हैं भाई, तो मैं क्या करूंगा, जो भी टोटल वर्क आएगा, और डिवाइड तो मेरे को 7 से करना है, इसकी एफिशिएंसी से करना है भाई। 72 जो है ना, 72 उसमें पता है क्या छुपा है? उसमें 72 में 2 नंबर भाई मेरे छुपे हैं। 72 का मतलब है 9 × 8, 9 × 8। तो जो भी न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर जो भी आएगा, जो टंकी की क्षमता होगी भाई, वो 8 का मल्टीपल भी होगी और 9 का भी होगी। होगी 8 और 9 दोनों का मल्टीपल। यहाँ पे ऑप्शन मैंने जब नजर मारा तो मुझे पता लग रहा है यार 8 का चेक करना बहुत ईजी, बहुत ईजी। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन में जो न्यूमरेटर हो गया वो हो गया 57 × 17, सॉरी 57 × 49 + 17। दूसरे ऑप्शन में 56 × 49 + 17। तीसरे ऑप्शन में न्यूमरेटर होगा 57 × 49 + 15। चौथे ऑप्शन में होगा 57 × 49 + 16। मुझे चेक करना है 8 से कौन सा कटता है, ठीक है। 57 में 8 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 1। 48 में 8 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 1। यहाँ भी 57 × 49 है, तो इसमें रिमाइंडर बना गया, यहाँ भी, यहाँ तक भी बना गया। ये 56 × 49 + 17 भाई, 56 में 8 का जाता है, 17 में नहीं जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन भी तो कट गया। अब आप एक बात बताओ, इन तीनों में जो बचे हैं उनमें एक 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 है, एक में मैं क्या जोड़ूं कि 8 से कट जाए? 15, 16 या 17? तो मैं 15 जोड़ूंगा तो 16 बनेगा, तो 8 से कटेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18 और 24, इसको देखते ही मैं समझ जाता कि जो टंकी की क्षमता है वो 72 का मल्टीपल है, कहीं ना कहीं है 72 का मल्टीपल। 72 में छुपा है 9 और छुपा है 8। जो भी आएगा 9 से कटेगा और 8 से कटेगा। फिर भी 1% अगर मुझे ये डाउट आता कि यार कहीं 9 या 8 कट ना जाए उसकी एफिशिएंसी की वजह से, इसलिए मैं वो रेशो ले लिया। 23 मीटर और 41 मीटर ऊंची दो इमारतों के शीर्षों के बीच की दूरी 30 मीटर है। दोनों इमारतों के बीच की दूरी क्या है भाई? देखो, ये 23 मीटर है, ये 41 मीटर है। ये 23 है और ये पूरी 41, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है इसने? 30 मीटर। पूछा क्या है? दोनों इमारतों के बीच की दूरी ये निकालनी है। ये 23 है तो ये भी 23 है, पूरी 41 है तो ये 18 है। ये 6 × 5 है, ये 6 × 3 है, तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, तो ये 6 × कितना गया? 4, तो 6 चौका 24, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9.5% से बढ़कर 11.25% हो जाती है। इसके कारण एक व्यक्ति हर साल 8575 रुपए अधिक ब्याज अर्जित करता है। तो भाई हर साल मतलब एक साल का जो SI का डिफरेंस है 9.5 11.25, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1.75%। इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 8575, ठीक भाई। अच्छा, पूछा कितना है? 10.5% की रेट से 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो 10.5% इंटू 3 की वैल्यू पूछी हमसे। 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5 × 3, तो 1.75 × 6 लिख सकता हूँ मेरे भाई 10.5 को, और इंटू 3 है। 1.75% की वैल्यू मुझे पता है 8575 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 8575 × 18। ये करना है। 18 पंजे 90, 18 सत्ते 124 और 9 135, 13 18 पंजे 90 और 13 103, लास्ट में 350 किसमें है भाई? ऑप्शन बी। 9x² + 16y² + z² + 24xy - 8yz - 6zx, इसकी वैल्यू निकालनी है जब x 2 है, y 1 है और z 5। देखो, यहाँ पे मैंने देखा तो ये 3x का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे देखा तो 4y का लग रहा है, यहाँ पे z भी हो सकता है और -z का भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ देखा भाई -8yz और -6zx, मतलब जो z आ रहा है, जब भी z आ रहा है तो अपने साथ माइनस ला रहा है। इसका मतलब ये जो बन रहा है ना भाई, ये लिखा हुआ है 3x + 4y - z का होल स्क्वायर। x कितना है? 2, तो 3 दूनी 6, y कितना है? 1, तो 4 एकम 4, z कितना है? 5, तो -5, तो 6 और 4 10, 10 - 5 5, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध पानी मिश्रण का 80% है। मिश्रण का 10 लीटर निकालकर उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध का परसेंट 60% हो जाता है। तो भाई
दूध का परसेंट 10 लीटर आप जब मिक्सचर निकाल दोगे तो भी 80% रहेगा, 80% रहेगा। उसके बाद आपने 10 लीटर वाटर ऐड किया तो दूध का जो परसेंटेज है वो 60% हो गया। अच्छा 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद दूध का अगर परसेंटेज 80 है और उसमें 10 लीटर आपने पानी डाला है तो आपने दूध को तो नहीं छेड़ा ना भाई 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद। इसका मतलब दूध की मात्रा तो कांस्टेंट है। तो 10 लीटर निकालने के बाद जो दूध का जो परसेंटेज है मिक्सचर में उसका रेशियो कितना है 4:3। तो टोटल मिक्सचर का रेशियो 3:4 होगा। तो ये 3 तो जब है जब आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 4 तब है जब आपने 10 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में 10 लीटर। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई 40 लीटर। मतलब लास्ट में पानी मिलाने के बाद 40 लीटर मिक्सचर है। तो शुरू में भी 40 लीटर ही मिक्सचर था और उसका 80% दूध है, 40 का 80%। तो शुरू में कितना था 32 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज है एबीसीडी। ये भाई चतुर्भुज है एबीसीडी। एंगल ए और बी के कौन समद्विभाजक। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं ओ पे। सी 80 है और डी 70 है। तो ए बी पूछा है। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर और ये जो एंगल बनता है ना भाई इन दोनों का क्या होता है एवरेज। इन दोनों का क्या होता है एवरेज। 70 और 80 के बीच में क्या आता है 75। तो 70 80 का एवरेज क्या है 75। तो एंगल ए बीच 75। एक छात्र ने लिखित परीक्षा में 595 अंक प्राप्त किए तो जो उस घटक के लिए 85% स्कोर है। ठीक है भाई, इसका मतलब जो भी घटक है उसका 85% की वैल्यू कितनी है 595। ओके। यदि लिखित परीक्षा विषय के कुल अंकों का यदि लिखित परीक्षा विषय के कुल अंकों का 80% है और शेष प्रयोगात्मक परीक्षा है तो विषय में कुल अधिकतम अंकों की संख्या। अगर लिखित परीक्षा का 85% लिखित में वो 85% नंबर लाया वो 595 के बराबर है। तो भाई 1% 7 है तो 700 नंबर की तो क्या है लिखित परीक्षा। लेकिन वो जो टोटल परीक्षा है कुल परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी उनको मिला के उस जो लिखित परीक्षा है वो तो 80% ही है। तो ये कितने की वैल्यू है 4 की निकालनी कितनी की है 5 की। इतनी टोटल अधिकतम अंक होंगे 7/4 × 5। 4 से काटोगे आप तो 175 और 175 × 5 875। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x + 13y = 30 के ग्राफ का y अंतःखंड लगभग कितना है। y इंटरसेप्ट निकालना है तो मतलब पुट x = 0। भाई x = 0 मतलब y एक्सिस को जहाँ पे काटेगी तो x = 0 मैं रखूंगा। तो 13y = कितना आ गया भाई 30। तो y = कितना आ गया 30/13। डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26 4 13 तिया 39 1 0 100 13 7 91 लगभग 2.3। ऑप्शन सी। 2 17 15 9 12 5 का माध्य ए है। माध्य ए है। माध्य मतलब क्या होता है भाई एवरेज। ठीक है, तो 17 और 2 19 19 और 15 34 34 और 9 43 43 और 12 55 और 5 60 नंबर कितने 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 60/6। अच्छा 12 - 17 19 32 - 9 24 बी। 12 - 17 -5 + 19 + 14 14 और 32 46 46 - 9 37 37 + 24 61। तो 61 + ए तो 10 था ही भाई बराबर 16 × 10 और से 16 हो गया इनका मान कितने नंबर है अब ये 3 और 3 6 और 1 7। तो 112 तो बी आ गया 51। ठीक भाई, इसकी माध्यिका सी है। तो माध्यिका क्या होगी जब इनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो जो बीच में जो नंबर आता है उसको बोलते हैं माध्यिका। 7 नंबर है ये तो जो चौथी वाली होगी वो माध्यिका होगी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे। पहली पे आएगी -17 फिर आएगा -9 फिर आएगा 12 और फिर आएगा 19। तो चौथे पे क्या आया 19। तो सी क्या है 19। पूछा हमसे क्या है a + b + c 10 और 19 29 और 51 80। ऑप्शन सी। ठीक है नेक्स्ट, निम्न में से कौन 0.86 बार ये बार है भाई ठीक है से बड़ा है। भाई 0.86 पे बार का मतलब क्या हो गया 0.86666 ऐसे 0.88 वैसे ही बड़ा हो गया 8 के बाद 8 आ गया तो ए बड़ा हो गया। 8811 यहाँ भी 8 के बाद 8 आ गया तो ये भी बड़ा हो गया। यहाँ 8 के बाद 1 ही आया भाई तो ये तो छोटा होगा। 8 के बाद 9 आ गया तो ये बड़ा होगा। तो ए बी और डी ए बी और डी ऑप्शन सी। दो कारें एक ही बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं एक पूरब की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो भाई ये नॉर्थ हो गया ये ईस्ट हो गया। पूरब की ओर जाती है 45 किलोमीटर प्रति आवर से और उत्तर की तरफ जाती है 65 की स्पीड से दूसरी कार। ठीक है भाई, 8 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगी ये 8 घंटे में कितनी चलेगी 65 × 8 मतलब 40 × 13।
ये 5 × 9 है, इंटू 8 करूंगा तो 40 × 9। ये डिस्टेंस निकालनी है, 40 तो कॉमन है ही भाई, 40 अंडर रूट के अंदर 13² प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 169 और 81 250, 40 √250। ठीक भाई, 40 √250 का मतलब 25 का 5 बाहर आ गया, 10 बचा, 10 बचा 10, तो 200 √10। √10 की लगभग वैल्यू होती है 3.16 भाई, याद कर लेना, बहुत बार यूज आती है। 316 गुना 632, लगभग 632 के आसपास आएगा ऑप्शन नंबर। आकांक्षा 15,000 रुपए 21% वार्षिक साधारण ब्याज पर और अमृता 19,500 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेती है, कितने सालों में उनके अमाउंट हो जाएंगे? भाई मान लो 30 साल में हो जाते हैं अमाउंट बराबर, तो भाई 15,000 और 30 साल में 21% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 21 T%। तो 100 प्लस 21 T लिख दूं मैं, और परसेंट बराबर 19,500। अब यहाँ पे भी वही बात हो गई, 30 सालों में 15% के हिसाब से 15 T% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितनी हो गई? 19,500 इंटू 100 प्लस 15 T%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 से 10 बार कट गया, 15 से 13 बार कट गया। यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 1300, उधर भेज दूंगा, 1300 माइनस 1000 300। यहाँ पे आया 195 T, यहाँ पे आया 210 T, इधर ले आऊंगा 15 T। टी कितना आ गया भाई? 20। ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार एक उत्पाद पर 12% और 15% की दो डिस्काउंट देता है। दुकान द्वारा दी गई एकल समतुल्य छूट क्या है? तो भाई ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है, तो 12 प्लस 15 माइनस 12 इंटू 15 बटा 100। 12 इंटू 15 बटा 100 का मतलब मैं समझ गया 1.8। जब मैं 0.8 घटाऊंगा कहीं से भी, पूरे इंटीजर है ना, इंटीजर में से 0.8 घटाऊंगा तो 0.2 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, या फिर आप वैसे भी देख सकते हैं, तो 12 और 15 27 माइनस 1.8, तो 25 पॉइंट। संख्या समुच्चयों के किस युग्म में समान अवयव है? रेशनल नंबर और रियल नंबर। भाई रेशनल नंबर तो रियल नंबर्स का एक पार्ट है, ठीक है, तो समान अवयव नहीं होंगे इसमें। नेचुरल एंड होल नंबर, यहाँ पे देखिए, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 डैश डैश, और नेचुरल होते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं हुए क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है नेचुरल में। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसका मतलब मैं नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल कर दूं तो होल नंबर होंगे, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन डी। एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 35 डिग्री है, स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा द्वारा वृत्त के लघु पर अंतरित कोण क्या होगा? तो क्या होता है भाई? 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, तो 90 प्लस 35 बटा 2 17.5, 107.5। ऑप्शन डी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट फिगर है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सेंटर है भाई, ये पी है, ये ए है, ये बी है, पी और पी भी टेंजेंट है। ठीक है, ये एंगल अगर जब थीटा होता है, इससे इसको मिला दिया, ये मान लेता हूं मैं क्यू है और ये आर है। ये जब एंगल थीटा होता है तो ये जो पास, इसके ऐसे आपको चलना है, तो पास जैसे ही जाओगे तो बड़ा होगा, तो ये एंगल क्या होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2, एंगल ए क्यू बी। और यहाँ पे जाओगे तो ये होता है 180 माइनस थीटा, एंगल ए ओ बी। देखो खर्चे की बात कर लें तो 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, यहाँ पे 2100 खर्च कर रहा है, यहाँ पे 2400 करता है, और यहाँ पे 2700। डेविएशन लगा दूं भाई, 2400 मान लेता हूँ, तो -300 है यहाँ, तो -300 इंटू 4 -1200, यहाँ पे +300 इंटू 5 +1500, 1500 माइनस 1200 300, 300 बटेगा किसमें? 4 और 3 7 और 5 12, 12 में बटेगा, 300 बटा 12 25, मतलब 2425। ये तो इसका खर्चा है, मासिक खर्चा आ गया 2425। ठीक है, साल के दौरान कुल 3600 रुपये बचाता है, महीने में कितना बचाता है? 300। यही तो हमसे पूछा है, मासिक औसत है कितनी है, मासिक आय, तो 2425 और 300 2725। ठीक है, नेक्स्ट 10/19 भुजा वाला एक आयत और एक समचतुर्भुज, भुजा 19 और न्यून कोण 60 डिग्री, 19 सेंटीमीटर भुजा के साथ जुड़े हुए हैं। भाई क्या कहता है? ये देखो, ये आयत हो गई 10/19 की। ठीक है, और ये क्या हो गया? समचतुर्भुज, ऐसे जुड़े हुए हैं, ये न्यून कोण वाला हो गया, तो ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। इस तरह है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी साइन थीटा हो जाएगा भाई, ए बी साइन थीटा, तो 19 इंटू 19 साइन 60, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबा इंटू चौड़ाई, तो 19 इंटू 10। दोनों का रेशो पूछा है,
19 से 19 कट गया भाई, ये √3/2 आएगा, उधर चल जाएगा 2, तो 20 और 19 √3, तो अगर ये 19 √3 है तो ये 20 है। हमसे पूछा क्या है, सम चतुर्भुज पहले पूछा है ना, तो 19 √3/20 ऑप्शन बी। यदि मध्यम रूप से विषम अवलोकनों के माध्यम माध्यिका और बहुलक x+2 x-3 और 5x है, तो 3x/4 जब भी आपसे ये वाला आपको बात मिल जाए मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है, एक जनरल वो है, तो इसमें पार्सियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 गुणा माध्य। यहाँ पे बहुलक कितना है, x माइनस नहीं 5x, तो 5x बराबर 3 इंटू माध्यिका कितनी है, x-3 -2 इंटू माध्य कितना है, x+2। तो आप यहाँ देखोगे 3x - 2x x हो गया, इधर आ गया तो ये 4x आ गया, -9 -4 -13, तो x बराबर कितना है भाई, -13/4। पूछा क्या है हमसे, 3x/4, तो 3x/4 कितना आ गया, -39/16 आ गया भाई, तो 16 दूना 32, 7 16 चौका 64, 6 16 3 48, -2.43, ऑप्शन नंबर सी। चार महिलाएं और चार लड़के, चार महिलाएं और चार लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 2 लड़के उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 12 दिनों में काम पूरा करने के लिए 2 महिलाओं के साथ कितने लड़कों को आवश्यकता होगी, ये टोटल वर्क है भाई। यहाँ देखो आप, 40 वुमेन आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, तो उधर जाएगा तो 5 वुमेन बराबर, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, उधर जाएगा तो 10 लड़के, तो वुमेन अपॉन बॉय 2:1। इसका मतलब महिला की एफिशिएंसी 2 है तो लड़के की 1 है। ठीक, तो टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ पे रख देंगे भाई, 2 और 1 3 चौक 12 दी 120, तो टोटल वर्क कितना है 120। 12 दिनों में काम पूरा करना है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना चाहिए 10, क्योंकि 120 टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी कितनी चाहिए 10। 2 महिला तो है ही, तो 2 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 4, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1, कितने लौंडे चाहिए 6, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए इसको एग्जाम में कैसे करते हैं। देखो भाई, 4 महिलाएं 4 लड़के 10 दिन, जहां पे लड़के दिख रहा है उनको घटा दो, वो तो आ जाएगी महिला की एफिशिएंसी, और लड़कों की निकालनी है तो महिलाओं को घटा दो। महिलाओं की देखनी है तो 4 दही 40 और 15 दूना 30, तो ये आ गया 10। बॉयज की देखनी है, अब महिलाओं को घटाओ, 4 दही 40 और 15 दिया 45, तो 5, तो वुमेन रेशो बॉयज कितना आ गया 2:1। आप डायरेक्ट इस रिजल्ट पे ऐसे पहुंच सकते, बाकी सब सेम ही है जो करके बताया। ठीक, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है भाई, इसमें वैसे ही करते हैं इसको। 2 का 2 मतलब 4/2 2, 2 का 2 4, 4/2 2, 2 - 2 0, ये खत्म है। इस पे आ जाते हैं, 4 का 4 16, 4/16 1/4, 1/4 -16, 1/4 -16 मतलब 1 - 64 -63/4, ऑप्शन। सही है क्वेश्चन, देखिए भाई, इसमें चित्र दिया हुआ नहीं था, ये बनाया है। ठीक, ताकि आपको समझा सकूं। एक लंब पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं 50 सेंटीमीटर, आधार 60 सेंटीमीटर, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, तो समद्विबाहु है तो 50 50 और 60, 160 हो गया पेरीमीटर, इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है 25, प्लस बेस एरिया। अब हमको इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया। ये 50 है, ये 50 है और ये 60 है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो समद्विभाजित करेगा भाई इसको, तो ये 60 है तो यहाँ 30 है, ये 30 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइट इस ट्रायंगल की कितनी आ गई 40, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस कितना है 60, हाइट कितनी आ गई 40, तो ये 2 से काटोगे आप 80 25 घंटे 200 2000 और प्लस में ये हो गया 1200, कितना गया 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 8 और 9 के तृतीय अनुपाती और 4 और 16 के मध्य अनुपाती का वर्गानुपात ज्ञात करें। ठीक, 8 और 9 का तृतीय अनुपाती, तो भाई वो हो गया 9 का स्क्वायर अपॉन 8, 20 स्क्वायर अपॉन ए होता है। 4 और 16 का मध्यानुपाती, तो √4 × 16 64 का रूट 8 हो गया भाई, तो ये आ गया 81:64। अब 81:64 को हमको चाहिए डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ए रेशो बी का डुप्लीकेट रेशो होता है ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे, 61 का स्क्वायर रेशो 64 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर सॉरी, तो 81 का स्क्वायर होता है 65 61, 64 का होता है 4096, 65 61 रेशो 4096, ऑप्शन। एक ठोस अर्धगोला और एक गोले का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें।
अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², गोले का होता है 4πr²। जब रेडियस सेम है, जब रेडियस दोनों की सेम है तो πr² तो भाई कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 और यहाँ पे लिख दूंगा 4। ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया गोला। तो 2:4। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काट देंगे तो 1:2। ऑप्शन 4x माइनस 3x इक्वल टू 7। तो ये निकालना है हमको 64x² प्लस 36/x²। जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है 64, इसका मतलब मेरे को 8x चाहिएगा और यहाँ पे क्या है 36 है अपॉन x², तो मेरे को 6/x चाहिएगा। अब मैं 4x को 8x कैसे बनाऊं, तो मैं डबल कर दूंगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डबल कर दूं मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8x माइनस 6/x कितना आ गया भाई 7 दूनी 14। ये हमें निकालना है। तो ये अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 64x² प्लस 36/x²। ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 प्लस 2। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो पूछा हमसे। तो अब यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 यूनिट डिजिट, 8 6 48 और 2 96, 6 यूनिट डिजिट, 6 को जोड़ेंगे तो 12, तो यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन नंबर। वैसे इसमें कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, आप इसको वैसे भी जोड़ सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 6 96 होता है, 196 और 96 200। ठीक है भाई, लेकिन एग्जाम में आपको यहीं पर रुक जाना और डायरेक्ट आपको 292 लगा देना। ठीक है, अब आपको एग्जाम में मन में कैसे सोल्व करना है देखिए। यहाँ मैं देखूंगा 4x है, यहाँ देखूंगा 64x² है। 64x² का मतलब मुझे 8x² चाहिए, 8x चाहिए। 64x² का मतलब 8x चाहिए। अगर 8x चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मन में पता लग गया यार ये जो है ना 8x प्लस 6/x वो कितना है 14। अच्छा ये माइनस वाला 14 है तो मतलब जुड़ना है 2ab। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6। डायरेक्ट मैं इस स्टेप पे आ जाऊंगा। फिर मैं मन में ही ये लिखना भी नहीं है, ये भी नहीं लिखना आपको। 14 का स्क्वायर मैंने मन में किया 196, 6 आया यूनिट डिजिट, 8 6 48 गुनी 96, फिर 6 यूनिट डिजिट, 6 और 6 12, 2 यूनिट डिजिट आंसर विदाउट पेन। यदि 5x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 के लंबवत रेखा की ढलान क्या है। ठीक है, इसकी हमको क्या पूछ रही है स्लोप। तो जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं, अगर एक की स्लोप m1 है दूसरी की m2 है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है -1। ठीक है भाई, इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, किसी भी इक्वेशन की स्लोप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इंटू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो -5/, x का गुणांक कितना है 5, y का कितना है -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा भाई, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये -2 भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। जब भी आपसे इसमें ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, अगर मान लो आपसे उसने पूछा एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या माइनस सी इक्वल टू 0 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को रिवर्स कर देना है और साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई है तो ये बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। कॉन्स्टेंट जिस भी पॉइंट से वो गुजरेगी उसको सेट होगा तो के मान लिया इक्वल टू 0। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, ये बात भी आपको बहुत बार यूज होगी ऑप्शन एलिमिनेशन में और काफी सारी चीजों में मदद करेगी। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बात यहीं पता होती तो आप क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी तो ये 5x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन होगा भाई वो x और y के कोएफिशिएंट को चेंज कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो 2x प्लस 5y माइनस के इक्वल टू 0 होगा या प्लस के कुछ भी मान लो आप। तो इस लाइन की स्लोप ही तो निकालनी है, तो भाई इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 2 y का कोएफिशिएंट 5 -2y। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन b और उनका एलसीएम 667 है, b माइनस a प्लस 2ab ये निकालना है। एक बात आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को आप देखते ही क्या ये बता सकते हैं कि इनमें से चार ऑप्शन में से दो ऐसे हैं जो उत्तर हो ही नहीं सकते। सोचिए, चलो देखते हैं कैसे नहीं हो सकते दो ऑप्शन, कौन से नहीं हो सकते हैं। अगर दो प्राइम नंबर हैं और उनका एलसीएम 667 है भाई, इसका मतलब उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी 667 होगा, क्योंकि वो इक्वल भी नहीं है। इक्वल होते भी तो भी ए स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये पता लग गया कि ये जो ए बी है ना वो 667 है, तो 667 का डबल 2ab हो गया, 66 दूनी 132, 1320 और 14 1334। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया 1334 प्लस बी माइनस ए। अच्छा एक और बात, ये कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, अगर ए बी से बड़ा है तो भाई बी माइनस ए नेगेटिव आएगा, अगर बी माइनस ए नेगेटिव आएगा तो आंसर 1334 से तो कम ही आएगा। तो पहली बात तो ये है कि ना तो ये उत्तर है ना। ठीक है, दो ऑप्शन देखते ही कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो 667 है उसको मैं दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखूं। अगर आपको याद हो तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और अगर उसमें से मैं 9 घटा दूं तो आएगा 667। तो 26 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई मैं 667 को। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 26 प्लस 3 हो गया और ये 26 माइनस 3 हो गया। तो पहला नंबर 29 आ गया, दूसरा नंबर 23 आ गया। छोटा वाला बी है तो ये बी है और ये A है। ठीक है भाई, तो बी माइनस ए कितना हो गया यहाँ पे 29, 23 माइनस 29 माइनस 6, तो 1334 में से 6 जाएगा तो 1328 ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 4 मीटर जोड़ा जाता है
तो अनुपात 4:5 हो जाता है आपके प्रारंभिक और नए क्षेत्रफल का रेशियो। यहाँ पे आप देखो ये 3:4 है भाई, ये 4:5 है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। यहाँ पे भी एक इंक्रीज किया हूँ, यहाँ पे भी एक। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक की जगह 4 हुआ है भाई। बात तो क्या मुझे ये अलग अलग साइड निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसका एरिया क्या होगा? पहले 3x4 होगा, बाद में इसका एरिया कितना होगा? 4x5। 4 से 4 कैंसिल, तो 3/5। ऑप्शन नंबर, आपको कोई भी मतलब नहीं है इस बात से, बस इस बात का इतना ही औचित्य है कि दोनों में 4 मीटर जोड़ा जाना है और यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है, तो इस डेटा को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे 19 होता है, यहाँ पे 257 होता 4 की जगह, तो भी यही आंसर आता, उससे कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे। 1800/20 इंटू, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, बिना पेन उठाए करना है, ऐसे तुच्छ सवाल आपको बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है। 12-6 किया 6, 24-12 किया 12, 6 और 12 18। पहले डिवीजन सॉल्व होता है तो 1800 में 20 का भाग में दूंगा तो 90, 90, और ये कितना आया था 18, 90 इंटू 18, 1620। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 25% अपनी पत्नी को, शेष का 36% अपनी बेटी को, शेष का 10% अपने मित्र को दे दिया। उसके बेटे ने शेष इतने रुपए छीन लिए, अब उसके पास कितनी बची? नहीं, ये नहीं पूछा, उसने पूछा उसके पास कितनी संपत्ति थी। जैसे ही मैंने ये नंबर देखा भाई, आपकी नजर जितनी पैनी होगी, जितना आपका ऑब्जर्वेशन होगा अच्छा, जितनी आपको चीजें याद होंगी, उतनी ही जल्दी आप नंबर को समझ पाएंगे। 1512 देखते ही मेरे दिमाग में आया, ये 1521 -9 है, 1521 होता है 39 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर -9 का मतलब हो गया 39 + 3 और 39 - 3। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 42 इंटू 36। ठीक है भाई, अब आप देखिए आप इसको करेंगे कैसे। जब 25% अपनी पत्नी को देता है, तो देखो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, तो x इंटू 3/4 कितना बचा? 25% का मतलब 1/4 दे दिया। 36% अपनी बेटी को दिया तो ये 64/100 बच गया भाई, इंटू 10% अपने मित्र को दे दिया तो इंटू 9/10, इसी की वैल्यू। और यहाँ पे ये तो हमने 1512 को लिखा है ना भाई, तो 15,120 को का मतलब क्या हो गया? बराबर 42 इंटू 360, एक जीरो और आ जाएगी। मैं यहाँ पे देखते ही समझ पा रहा हूँ, चलो 9 कट जाएगा और कुछ भी कट जाए, लेकिन ये 7 जो है ना 42 में जो बैठा है वो नहीं कटेगा। 7 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन। ठीक है, जब आप गहराई से समझ पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तब आप इसको भी बिना पेन चलाए कर देंगे। बता देता हूँ वो कैसे करना है। मैंने देखा 1512 को मैंने मन में समझ लिया, ये 39 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर है, मतलब ये 42 इंटू 36 है। यहाँ पे 25% है तो 3 है यहाँ, मतलब प्राइम। यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, 3 कटना है, 9 भी कटना है, यहाँ पे 64 आएगा। इसका मतलब 7 तो कहीं भी नहीं कटना है। जब 7 कटना ही नहीं है तो 7 का मल्टीपल होगा, और वो ऑप्शन भी। क्या आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी तब? नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पहली x संख्याओं का एवरेज 40 है, जबकि अगली y संख्याओं का एवरेज 60 है। यदि सभी संख्याओं का एवरेज 50 है, 40 और 60 के बीच में आ रहा है, 50 बिल्कुल बीच में, मतलब जितने x हैं उतने ही y है। कितनी संख्या उधर है उतनी इधर है, तभी तो एवरेज बीच में आएगा, तो x = y, ऑप्शन। रिया और करण 1.8 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 6 और 8 9 की स्पीड से विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। पांचवी बार किस समय मिलेंगे? भाई वो पहली बार कब मिलेंगे? इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चल रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो गई, रिलेटिव स्पीड उनकी क्या हो जाएगी भाई? 6 + 9 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? मतलब वो जो सर्कुलर है उसकी परिधि कितनी है? 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 को मैं 15 से भाग कर दूंगा तो ये पहली बार मिल जाएंगे। पांचवी बार मिलना है इन्हें, इन्हें कितनी बार मिलना है भाई? पांचवी बार। तो पांचवी बार मतलब इंटू 5 हो गया, तो ये कितना आ गया? 5 से 3 बार कट गया, तो ये 0.6। ये किस में आएगा? आवर में। 0.6 आवर का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो पांचवी बार मिल जाएंगे। तो 6 तो बज ही रहे थे, तो 6:36 में मिल जाएंगे। आर का मान ज्ञात कीजिए यदि 2400 रुपए पर 8 महीने के लिए इतनी परसेंट की रेट पर साधारण ब्याज, और उसी राशि पर 9 महीने के लिए R-2% की रेट से साधारण ब्याज से 36 रुपया अधिक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 36 रुपया। ठीक है भाई, देखिए अब चलो आपको इसको मैं अलग तरह से बता देता हूँ। 36 रुपये इंटरेस्ट अधिक है, 24 रुपये यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल। अगर 2400 का मैं 1% करता हूँ तो 24 आता है, तो 36 करना है तो मतलब 1.5%, तो मतलब 1.5% बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो R+1% है, 8 महीने हैं, यहाँ पे भी 9 महीने हैं, तो मैं बटा 12 भी करूंगा भाई। जब मैं बटा 12 भी करूंगा तो इंटू 12 और आ जाएगा, तो मैंने 12 भी मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को मैं पहले ही हटा चुका हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन पता है क्या बची? तो 1.5% इंटू 12 का मतलब क्या हो गया भाई? 18। 18%, 18% हो गया। यहाँ पे कितना बचा है भाई? 8R+1 -9R-, और ये परसेंट भी है यहाँ, तो परसेंट तो मैं हटा देता हूँ यहीं। ठीक भाई, परसेंट को हटा देता हूँ। कितना ही लिखना है आपको एग्जाम में। अब आप यहाँ देखोगे, पहले हम आर को देख लेते हैं। 8R -9R, तो -R बचा, यहाँ 8 आया और यहाँ 18, 26 आया। 26, 18 को इधर लिया आओ, -R को उधर भेज दो, तो आर बराबर कितना आ गया? 26 - 18, दैट इज इट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, शहद और पानी के दो मिश्रण हैं जिनमें शहद की मात्रा मिश्रण का क्रमशः 25% और 75% है।
यदि पहले और दूसरे मिश्रण को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में शहद का परसेंट क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप वेटेड एवरेज इज द बेस्ट मेथड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप देखिए किस तरह आपको करना था। पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का जो रेशो है वो 3:5 है ना, 3:5 में मिला रहे हैं। अच्छा, इसमें शहद कितना है 25%, हनी हनी। इसमें कितना है 75%। अब हम करेंगे डेविएशन। भाई 25% तो होना ही चाहिए। ये कितना ज्यादा है 50, 50 ज्यादा है 25 से, तो 50 पर है, हेड ज्यादा है तो 50 × 5। इसको बांट देंगे पूरे में, 3 और 5 8। आप सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन देखे। मुझे पता है भाई ये 2 से ही कट पाएगा तो नीचे 4 आएगा। जब भी नीचे 4 आए और ऊपर और नंबर है तो या तो पॉइंट 25 आएगा लास्ट में, या पॉइंट 75 आएगा। क्या किसी में है? सिर्फ ऑप्शन से। नेक्स्ट, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित 20% की दर पर निवेश की जाती है 2 सालों के अंत में। प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन का कितना अंश है? भाई 20% का मतलब क्या हो गया 5 से 6। 2 साल का मामला है तो 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, मतलब 25 से 36। इंटरेस्ट कितना बना 11 का। पूछा क्या है मिश्र धन से रेशो, तो 11/6। ऑप्शन, एक परिवार अपनी आय का 60% खर्च करता है यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है जबकि व्यय की राशि अपरिवर्तित रहती है तो नई आय का कितना प्रतिशत बचत किया जाता है। आप एक बात बताओ, जो खर्चा है वो कांस्टेंट है, खर्चा जो है वो कांस्टेंट है। पहले वो 60% खर्च कर रहा था, अब हमें नहीं पता कितना परसेंट कर रहा है, कोई बात नहीं। आय में 20% की वृद्धि हुई, अगर इनकम 5 से 6 हुई, अगर इनकम 5 से 6 हुई और खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा कांस्टेंट है तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो 6 से 5 होगा भाई। 6 की वैल्यू सवाल में 60% है तो 5 की वैल्यू सवाल में तो कितनी हो जानी जानी चाहिए 50%। इसका मतलब वो 50% खर्च करता है तो 50% ही बचा रहा है। ऑप्शन, इसमें डेटा इजी है। अगर आप वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, मान लो उसकी इनकम 5 थी तो वो 3 तो खर्च करता था और 2 बचाता था, यही बात है। इसमें 20% बढ़ गई है तो 6 हो गया। अब भी ये 3 खर्च कर रहा है, बोला है क्वेश्चन भाई खर्चा है परिवर्तित है तो 3 ही बचाएगा, तो आधा बचा रहा है आधा खर्च कर रहा है तो 50% से। लेकिन जब इस क्वेश्चन में डेटा हो जाता टफ, तो आपको वो वाला जो मेथड है वो काम आता है और आप उससे औरली कर सकते हैं। वो मैं आपको एक बार उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या है। खर्चा बराबर, खर्चा बराबर इनकम इंटू खर्च परसेंट, ये लिख सकता हूँ मैं। ये कह रहा है कि खर्चा कांस्टेंट है क्योंकि खर्चा सेम रहता है। अगर खर्चा सेम है मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, इनकम और खर्च परसेंट वो सेम है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर इनकम में 20% इंक्रीज हुआ, ये 5 से 6 हुआ, तो इसको सेम करने के लिए 6 से 5 होना चाहिए, तभी तो भाई 30-30 बनेगा। बस इतनी सी बात। ये इतना बेहतरीन कंसेप्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, यदि ये समरूप है, पेरीमीटर का रेशो 15:21 है, मतलब उसका क्षेत्रफल यहाँ दिया है 225, तो ये 15:21 होगा तो 15 से 15 का स्क्वायर बन गया तो 21 से 21 का स्क्वायर बन जाएगा तो 471 बड़े वाले का। एक ठेकेदार ने 30 दिनों में एक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 श्रमिकों को काम पे लगाया। प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं। 10 दिनों के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, मतलब 10 दिन का काम तो हो गया भाई। तो 20 दिन का काम बचा, 24 आदमी हैं 8 घंटे कर रहे हैं और 20 दिन का काम बचा, बराबर ये बचा हुआ काम है। 10 दिनों के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया तो अब 18 श्रमिक बचे। दक्षता उनकी सेम है, उसी दक्षता के साथ प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई, एंड टाइम और लगेगा। कितने और दिनों पूछा है, 240 हो गया, ये 180 हो गया, तो 60 या 180, 60 चौका 240। ठीक भाई, तो 4 8 32 नहीं 64, 64/3 आ गया भाई, 21 सही 1/3 ऑप्शन। 8/5 और 6/4 की दो गैर ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैप नहीं करती हैं आयताकार को एक एल प्रकार का फर्श बनाया गया है। यदि टाइलिंग की लागत 300 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो कुल लागत कितनी है। भाई देखो इसने क्या किया है, ये 8/5 की हो गई, ठीक है, और ये 6/4 की, ठीक भाई। तो ये एक एल आकार की हो गई, इसको टाइल लगानी है 300 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से। तो भाई इन दोनों का एरिया कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया 40, 8 × 5 = 40 और 6 × 24, 40 + 24 इंटू 300, 64 दिया 152, 19,000। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा दो त्रिज्याओं के सिरों को इस प्रकार सिरों को जोड़ती है। जीवा द्वारा घिरे लघुखंड का क्षेत्र, ये भाई सर्किल है, ये रेडियस है और ये कोड है। तीनों 10 10 10 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया भाई। तो ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, इसका एरिया हमसे पूछा है। तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है πr² थीटा बाई 360, πr², 10 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री बटा 360, 60/360 कितना हो गया भाई 1/6 माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ तो 50/3 आएगा और ये 25√3 आएगा, तो 50 π/3 - 25√3 ऑप्शन। नेक्स्ट,
साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए tan ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना। ऑप्शन से पता लग रहा है इसकी वैल्यू ए पे डिपेंड नहीं करती, तो ए को मैंने मान लिया 0। जब ए को मैंने 0 माना तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1। cos 0 1 हो गया, तो ये 0 + 1 कितना आया भाई, ऑप्शन। वैल्यू आपको निकालनी है 1/√16 + 15 √15 समथिंग, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन। डायरेक्ट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √16 - √15 अपॉन 1 आएगा भाई। 16 - 15 हो जाएगा पहली टर्म इस वाली में। दूसरी में आएगा √15 - √14 बटा a² - b² गैप 1 है, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, √13 - √12 अपॉन 13 - 12। ऐसे चल रहा है पेन, ऐसे √15 से √15 गया, ऐसे ऐसे चलेगा। पहले का पहला बचेगा, लास्ट का लास्ट। √16 का मतलब 4, √12 का मतलब 2, √3, 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 - ऑप्शन नंबर। इस आकृति में GL के इतना है, GKL इतना है, और ML के और LGQ ML के, तो ये 72 है, तो ये पूरा 180 है, तो ये 108 हो गया भाई। प्लस LGQ तो ये पूछा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, तो 7 और 5 12 और 2 और 6 8, तो ये 128 हो गया। 128 और 108 236 ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसने 8% और 14% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इस आइटम को इतने रुपए में बेचा, तो वस्तु का CP क्या है। मान लेते हैं भाई CP X है, 20% अधिक मार्कअप किया तो इंटू 6/5 हो गया। 8% और 14%, तो 8% का मतलब हो गया भाई 2/25, तो ये 23/25 इंटू 14% की भी डिस्काउंट दिया है इसने, तो 14% का मतलब क्या हो गया 7/50, तो ये आ जाएगा 43/50। बेचा कितने में है 1186.8। ठीक है, करें स्टार्ट कैलकुलेशन। 23 से काटेंगे, 23 पंजे 115, 3 23 एकम 23, 13 23 इक्की 138। ठीक है भाई, 43 से काट दूं, 43 एकम 43, 8 43 दूनी 86, 1.2, 1.2 6 से कैंसिल कर देता हूँ, 0.2, 0.2 इंटू 50 होगा तो 10 होगा, तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 25 125, 0 1250। sin 30 sin 60/cos 30 cos 60 - tan 45, ऐसा नहीं है आपको वैल्यू रख देनी है। sin 30 और cos 60 इक्वल होता है, कैंसिल हो गया। sin 60 और cos 30 भी इक्वल होता है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बनाया। tan 45 1 होता है, 1 - 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 ऑप्शन। योजना ए में एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 21/31 में बेचा जाए तो 16% की हानि होती है, मतलब ये आता है 84% ऑफ CP। ठीक है भाई, अब उसको 85% पे बेच रहे हैं, तो मतलब 17/20 में बेच रहे हैं, तो ये कितना परसेंट आएगा जी भाई, 21 से 4 बार कट गया, 21 से 4 बार कट गया, तो ये 124 आया, एक की वैल्यू 17/20 की आएगी। ठीक है, 4 से काटूंगा मैं 31, 4 से काटूंगा मैं 5, अब नहीं करना सर। अगर मैं 31 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 1, 17 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 2, इसका मतलब 5 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो लास्ट में 0.4 आएगा। क्या लास्ट में 0.4 किसी और ऑप्शन में, ऑप्शन। ठीक, सोल्व करना है अगर आप इसको 31 इंटू 17/5 को आप कैसे सोल्व करेंगे वो भी बता देता हूँ। अगर 2 में 0.4 होता या आपको लगता है कि ये एकदम संतुष्टि नहीं हुई है, 17 को आप तोड़ दो 15 + 2 में, 15 + 2 में तोड़ दूं भाई, तो जब मैं 15 + 2 में तो 15/5 हो गया, 3 तो 31 किया हो गया 93, 31 दूनी 62/5 का मतलब हो गया 12.4, 7 इसको दे दो पहले ही, तो 5.4 एक्स्ट्रा है, यही प्रॉफिट ऑप्शन। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है भाई, तो ये देखिए, ये हो गया पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 20/12 इंटू 3 प्लस 9/18 दूनी 36 हो गया, इंटू 5 माइनस 5/30 मतलब 1/6, 9 चौक 36, 4 3 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 5 बार, तो ये आया 5 + 5/4 माइनस 1/6। अब मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 6 के आसपास आएगा, और 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन, वैसे भी नीचे 12 में। अंबरचू ने 20 मिलियन रुपए का निवेश करके एक स्टोर खोला, कुछ महीनों के बाद उसका वाईसी शामिल हो गया, उसने 30 मिलियन रुपए का निवेश किया, वर्ष के अंत में लाभ को इतने रुपए, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। या फिर मैं कह सकता हूँ टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का रेशियो कितना है 3:2, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, इसने 20 मिलियन किया, इसने 30 मिलियन किया भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आया 9 और यहाँ आया 4, 9:4 हो गया। ये क्या है, टाइम का रेशियो। ठीक है, वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 12 मंथ। ठीक है, कितने महीनों बाद हुआ, कितने महीनों बाद हुआ, 5 यूनिट बाद हुआ ना भाई, 9 यूनिट टाइम में इतने किया, 4 यूनिट टाइम ये रहा, तो 5 यूनिट बाद शामिल हुआ होगा, तो 9 की वैल्यू 12 है, मतलब एक की वैल्यू 12/9 है, 5 की पूछी है, 60/9,
60/9 हो गया, तो 20/3 लगभग 7 में ऑप्शन।